अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अयाज खाना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। आज जो न्यूज़ नाइट की टीम का टॉपिक है वो है जी फेसलेस जो सिस्टम मुतारिफ़ कराया गया था हुकूमत पाकिस्तान की जाने से, जिसका मकसद ये था कि जो कस्टम एजेंट हैं, चाहे उसके अंदर अब इंपोर्टर हो या एक्सपोर्टर हो, और उसके साथ साथ जो कस्टम हुक्काम हैं उनके दरमियान राब्ता ख़त्म किया जाए और एक जदीद मुतारिफ़ किया गया यह सिस्टम, जिसके तहत जो है वो गुड्स डिक्लेरेशन को जो है वो तेज़ी के साथ जो है वो करने की ज़रूरत थी कि ताकि जो हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, जो कि हमारी पूरी मईशत जो है वो इसी के ऊपर खड़ी है। अगर हम एक मुताद अंदाजे के मुताबिक अगर हम बात करें, जो हमारा रोज़ का जो रेवेन्यू है वो पोर्ट और जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से किया जाए तो तकरीबन 2 से 3.5 अरब रुपए तक का जो है ये रेवेन्यू यहाँ से जनरेट किया जाता है। अगर हमारा पोर्ट एक दिन बंद होता है तो तकरीबन हम 3 से 3.5 अरब रुपए का नुकसान उठाते हैं। जो हमारी हुकूमत या FBR जो टैक्स कलेक्शन का जो अपने हदफ तय करती है, वो भी तमाम ड्यूटीज़ के ऊपर ही उसका NSR होता है, और हमारा तमाम टैक्स कलेक्शन जो है वो तमाम जो टैक्स कलेक्शन है वो इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो या ड्यूटी की मद में जो पैसा जमा किया जाता है उस पे ऊपर जो NSR किया जाता है FBR की जानिब से। तो सबसे अहम मसला ये आया कि हमने देखा कि कस्टम हुकाम ने ख़ुद ही फेसलेस सिस्टम को नाकाम बनाने की कोशिश की। क्या उन्हीं के जो लोग अफसरान हैं वो उसमें शामिल थे और उनके ख़िलाफ़ एक FIR दर्ज हुई, उसमें कुछ प्राइवेट लोग भी शामिल हुए, उसके अंदर जो है वो कस्टम एजेंट भी, उनका नाम भी डाला गया, और साथ ही इस FIR को जवाज़ बनाने के बाद जो है तकरीबन 45 के करीब जो है वो इनके कस्टम एजेंट्स के जो है वो लाइसेंस मनसूख कर दिए गए। उसके बाद हमने देखा कि ये तमाम एसोसिएशन, चाहे ऑल पाकिस्तान कस्टम एजेंट एसोसिएशन हो या कराची कस्टम एजेंट एसोसिएशन हो, मिल के जो है वो सरापा एहतजाज करते हुए नज़र आए, और वो चीफ़ कलेक्टर जुनूबी से भी उनकी मुलाकात हुई जो कि नाकाम साबित हुई, जिसके अंदर उनका एक ही मौक़िफ़ था कि हमारे कस्टम एजेंट्स को जो है वो उसमें शामिल नहीं थे, बल्कि उनको ब्लैकमेल किया जाता है और उनसे जो है वो स्पीड मनी ली जाती है। आज ये बात ज़रा हम खुल के बात करेंगे कि कस्टम के मामला कैसे चल रहे हैं, क्या ये स्पीड मनी के बगैर यहाँ पे कोई काम करना मुमकिन भी है या नहीं है, क्या स्पीड मनी की वजह से जो है वो हुकूमत पाकिस्तान जो एक नया फेसलेस सिस्टम लेके आई उसको ख़त्म करने की एक साजिश की जा रही है। ये तमाम बातें आज के प्रोग्राम के अंदर हम करेंगे। कस्टम एजेंट जो है इस वक्त एसोसिएशन से मुंसलिक जो एजेंट्स हैं वो इस वक्त कराची प्रेस क्लब पे सरापा एहतजाज हैं, और आज इन लोगों से हम सबसे बात भी करेंगे, इनके लीडरान से बात करेंगे, और आज ये जानने की कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर कि ये कस्टम के मामला किस तरीके से चल रहे हैं और कस्टम एजेंट्स इसके अंदर क्या किरदार अदा कर रहे हैं, और कस्टम हुक्काम किस तरीके से ये पूरा एक सिस्टम चला रहे हैं जिसके अंदर ये स्पीड मनी का एक बहुत बड़ा किरदार है। आज इसको बेनकाब करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। चले जी, हमने कहा था जैसे कि लोगों से थोड़ी सी बात करते हैं क्योंकि एहतजाज है कस्टम एजेंट्स जो हैं उनका, ज़रा पूछ लेते हैं लोगों से। जानते हैं सर, आप कस्टम एजेंट हैं सर, क्या वाक़या है, क्या फेसलेस सिस्टम क्या आप लोग नाकाम करना चाह रहे हैं, क्या वजूहत बन गई हैं, एहतजाज पे क्यों उतर आए? फेसलेस सिस्टम का कोई भी क्लियरिंग एजेंट जो है वो ना रुकवाना चाह रहा है ना वो करना चाह रहे हैं। हम फेसलेस सिस्टम से बहुत खुश हैं। ठीक है, हम ये चाह रहे हैं कि जो ये रिश्वत का सिलसिला ये बंद हो, और फेसलेस सिस्टम को कामयाब करने के लिए जो कोशिश हम कर सकते हैं वो हम साथ देंगे उनके। लेकिन यहाँ पे मसला ये आ जाता है कि जी जब GDs लेट होती हैं और लोगों पे डैमरेजेस और डिटेंशन एक्स्ट्रा पड़ रहे होते हैं तो जाहिर है कि वो फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही होती है, क्योंकि कस्टमर हमें कह रहा होता है कि जी हम पे डैमरेज आ रहा है, डिटेंशन आ रहा है, तो हमारे लिए वो प्रॉब्लम का बाइस बन जाता है। तो डेफिनेटली फिर हमें भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, जिसकी वजह से शायद ये इशू क्रिएट हुआ कि जी कोई बात हो गई, क्या हो गया। अब अननेसेसरी अगर कोई गलत GD रोक के और उस पर कोई क्लेम करे तो वो तो ज़्यादती वाली बात है ना। अच्छा, अब सिलसिला कुछ ऐसा हो गया है कि FIR लॉन्च हुई जिसमें एक अफसर नामजद हुआ, उसकी जेल हो गई उसके साथ 3 प्राइवेट लोगों का नाम आया, और फिर 45 लोगों को उस FIR में डाल दिया गया जो कि कस्टम एजेंट है। अब इशू आप लोगों की तरफ से ये आ रहा है कि वो 45 लोग वो हैं जो किसी चीज़ में मुलविस नहीं है, ठीक है, ऐसे ही है?
उनको नाम डाल दिया गया है क्योंकि उन्होंने कोई स्पीड मनी दी थी अपने काम के डर और खौफ की वजह से। तो ये सिलसिला आज का तो नहीं है, ये सिलसिला तो बहुत अरसे से चल रहा है। तो ये अब ववाला और शोर और हंगामा और ये सब जब आप लोगों पे बात आई तो ये बात अब सामने आने लगी कि भाई कि वहाँ पे करप्शन का बाज़ार जो है वो गर्म है। तो ये तो आज की बात नहीं है, ये तो करप्शन एक अरसे से हो रही है वहाँ पे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, करप्शन तो पुराना एक पाकिस्तान में चल रहा है, एक निज़ाम जो कि चलता चला आ रहा है। लेकिन मसला सिर्फ इतना है कि जी सस्पेंशन की बात भी हम नहीं करते कि आपने लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। ठीक है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ इतना है कि आप ये चेक कर लें कि कौन सा क्लिनिक एजेंट मुलव्वस है इसमें। ठीक है, आप उसका लाइसेंस सस्पेंड करें। आप उन क्लिनिक एजेंट्स को भी सस्पेंड कर रहे हैं जिनकी कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, तो वो तो नाजायज़ है ना। आप उसको चेक कर लेते। इसके अंदर कई, मेरे ख्याल में 45 में, मैं नहीं समझ रहा कोई ऐसा क्लिनिक एजेंट है जिसने कोई पैसे दिए। अगर हमारी जीडी डाली है तो वो जीडी डालना गुनाह तो नहीं है ना, वो डाली है। उसको अगर कोई फ़ोन कर रहा है तो बात तो, अगर आपको भी कोई फ़ोन करेगा तो फ़ोन तो उठाएगा। सही है। तो जस्ट लाइक ये, इस पर कोई ऐसे मुझे तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। तो फिर अब आप लोग क्या समझते हैं? वो चीफ कलेक्टर ने तो कल वाज़ेह तौर पे उनके लाइसेंस बहाल करने से मना कर दिया। अब यहाँ पे आप लोग एहतजाज भी कर रहे हैं। अगला अगर आप लोग काम बंद कर देंगे तो आप लोग तो खुद समझते हैं कि हमारी मईशत ही घड़ी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर। हमारा FBR चली, सारे टारगेट ही हमारे ड्यूटी से पूरे होते हैं जितने। तो कितना बड़ा जो है सारी तोपों का रुख का फिर आप ही लोगों की तरफ होगा कि नुकसान पहुंचाने में आप लोगों का किरदार आ नहीं, नुकसान पहुंचाने में हमारा हाथ नहीं है। देखें, हम तो एक जायज़ बात के लिए वो कर रहे हैं। हमारा पॉइंट अभी भी यही होगा कि जी हम स्ट्राइक पे नहीं जाना चाह रहे। ठीक है, लेकिन अगर हमारी जाहिर है कि एसोसिएशन जाएगी तो हम अपने क्लिनिक एजेंट्स के साथ तो मिल के ही चलेंगे ना। मेरा लाइसेंस उसमें नहीं है, अल्लाह ना करे। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद मैं यही कहूँगा कि जी हम सब साथ हैं और कोई भी क्लिनिक एजेंट एक दूसरे के साथ ज्यादती तो बर्दाश्त नहीं करेगा। हम ये नहीं चाह रहे कि जी किसी के साथ ज्यादती हो। जो अगर कोई मुलविस क्लिनिक एजेंट है तो ज़रूर करें, उनका बता दें, क्लिनिक एजेंट एसोसिएशन पीछे हो जाएगी। ठीक। आप इसी काम से उनसे लेके कब से काम कर रहे हैं क्लिनिक में? कब से काम कर रहे हैं क्लिनिक? 45 साल से। तो आपने तो बड़े इन आउट देखे होंगे इस कस्टम के हाउस के। तो क्या ये सिलसिला पहले से ऐसे ही देख रहे हैं अंकल? ये क्यों किया कि क्या सिलसिला? नहीं, फेसलेस की बात नहीं कर रहा मैं। जो हो रहा है ये अभी हो रहा है, पहले नहीं था ऐसा। पहले ऐसे नहीं था, कुछ नहीं, कोई करप्शन नहीं थी कस्टमर। ऐसा हाल नहीं रहा जो अभी हो रहा है। हम कभी इधर नहीं आए थे इस मसले के लिए, समझे भाई? तो आप समझ रहे हैं कि ये नए दौर की आने के बाद ही करप्शन भी इंट्रोड्यूस हुई कस्टम के अंदर। पहले सब लोग जो है बिल्कुल सीधा सीधा काम करते चल रहा था, ले रहे थे कस्टमर ने, गाड़ी चल रही थी ना। मगर अब जो हुआ है ना ये हालत, ये नहीं थी पहले। तो पहले भी आप लोग ऐसी ब्लैकमेल होते रहे, चलते रहे। तो क्या खौफ होता है आप लोगों का? तो सामान जब पार्टीज़ का बिल्कुल सही है, कोई आप लोग स्मगलिंग नहीं कर रहे, कोई हेरोइन का काम नहीं होता, तो फिर क्यों लोग डरते हैं अपनी इनकी असेसमेंट कराने से, या इनसे क्यों डरते? चलते रहे, सीधे चलते। चलें, जैसे अब अंकल बताना नहीं चाह रहे, लेकिन सिलसिला ऐसे ही है। ये सिलसिला आज का नहीं है, पुराना है, लेकिन अब ये चीज़ें खुल के सामने आनी शुरू हुई क्योंकि अब जिद्दत आनी शुरू हुई, फेसलेस सिस्टम मुतारिफ हुआ। तो गुड डिक्लेरेशन का काम थोड़ा, जब ह्यूमन इंटरेक्शन कम होने की बात आई तो उनके खुद अफसरान अब मुलविस होते हुए पाए गए। उसके अंदर अब नाम आ रहा है कि एजेंट्स भी शामिल थे या कोई प्राइवेट लोग जो फ्रंट मैन का काम किरदार अदा करते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, थोड़ा उसके ऊपर भी लोगों से जानते हैं। थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं, ज़रा यहाँ पूछते हैं लोगों से कि वो इस काम से कब से मुंसलिक है और ये सिलसिला है स्पीड काम कराने का, उसमें कौन कौन शामिल है? आप कस्टम एजेंट हैं आप भी? अच्छा, ये क्या सिलसिला कब से चल रहा है इस तरीके से, जो आप लोग ये कह रहे हैं कि स्पीड मनी आपसे मांगी जाती है, आपको डराया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है, क्या सिलसिला? जब से पाकिस्तान बना है और आज तक यही सब कुछ चल रहा है। हम जितना भी सही कर लें, हम एसोसिएशन या क्लियरिंग एजेंट्स का काम डॉक्यूमेंटेशन, हमें जो इंपोर्टर ट्रेडर डॉक्यूमेंट्स देगा हमने वो फाइल करने हैं। अब वाला उस कंटेनर में क्या होता है ये तो टाइम ऑफ एग्जामिनेशन पता लगता है। तो जो कुछ भी करना है आप ट्रेडर को करें, ट्रेडर ठीक हो जाएगा, सारे मामला ठीक हो जाएंगे। और क्लियरिंग एजेंट का काम सिर्फ डॉक्यूमेंट का है, उसका इससे ज़्यादा फंक्शन नहीं है। लेकिन आप लोगों का किरदार एक तरीके से ब्रिज का होता है। यस, आप दोनों यानी कि कस्टम काम और पार्टी के दरमियान एक ब्रिज का काम करते हैं। तो आप लोग ही आज जो
काम करने वाले लोग हैं, सरापा एहतजाज हैं। अब कहते ही हैं कि वो पार्टी को नहीं जानते, वो आपके फेस पे काम हो रहा हो, ऐसा ही है जी, ऐसा ही है। ठीक है, हम इस बात को मानते हैं कि वो हमारे फेस तो को। मेरा मकसद सिर्फ सवाल ये आप लोग आप लोग डरते क्यों हैं, क्यों ब्लैकमेल होते हैं और क्यों आप लोग उनको अंडर ये टेबल देने पे राज़ी होते हैं, वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि कंपटीशन का ये ज़माना आ गया है कि ट्रेडर भी ब्लैकमेल हमको करता है कि जी अगर आपसे नहीं होता तो फलां आदमी ये काम कर रहा है, हम उससे करवा लेते हैं, फलां अफसर पैसे लेता है, आप उससे रब्ता करें, अपनी लाइन बनाएं और हमें बेनिफिट पहुँचाएं। जबकि हम तो एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, बहुत मिनिमम हमारे सर्विस चार्जेस होते हैं। तो अब वो मजबूरी और हालात और इस महंगाई को देखते हुए तो हम मजबूर हैं, जो वो डॉक्यूमेंट देते हैं हम उसके मुताबिक GDA सबमिट करते हैं, और जब वो फंसते हैं तो वो भी यही कहते हैं जी क्लियरिंग एजेंट ने फंसा दिया। तो भाई आप अपने काम को सही रखो, तो ये नौबत ही ना आए कि कोई कल को आपको कहे या हमें कोई कहे। चले जी, यहाँ ब्रेक का टाइम हो रहा है, ज़रा ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद आपको यहीं से ज्वाइन करते हैं और लोगों से बात करेंगे, ज़रा पूछेंगे कि मामला क्या है, आखिर ये कस्टम में हो क्या रहा है, और हुकूमत चाहती है कि फेसलेस सिस्टम कामयाब हो, जो कि अब कामयाब होता हुआ हमें दिख भी रहा है कि एक माह के अंदर 96 अरब रुपए जो है वो जमा हो गए फेसलेस सिस्टम के थ्रू। तो देखते हैं, आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद यहीं से ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़रा आप जान लेते हैं जो 45 सस्पेंड किए गए हैं लाइसेंस, ज़रा उनमें से एक हमें मिल गए साहब, उनसे जान लेते हैं सर क्या मामला हो गया, क्यों लाइसेंस मुअत्तल करा के बैठ गए आप लोग? तो कागजों ने क्यों किया? याद अली का नाम। अच्छा, मैं तो याद अली को जानता नहीं, मैं तो बैक एंड पे होता हूँ ऑफिस में। ओके उसने खुद मैसेज किया हमारे लड़के को कि आपकी ये इस्माइल ने GD कर दी है। एक मिनट यहीं रुके। ये जो मैसेज आया है ये कस्टम हाउस से आया था किसी का? वही अयाज ने किया था। अयाज? अयाज कौन है? वो ये इनका ड्राइवर था इस्माइल। किसका? इस्माइल या इमरान अब्बासी का। ये कौन लोग हैं? अप्रेजर है। अप्रेजर है, कस्टम के अप्रेजर हैं जिन्होंने GD जिसको वो असेसमेंट करते हैं, जो ये वही लोग हैं। अब उनके ड्राइवर का फ़ोन आया, ड्राइवर का मैसेज आया व्हाट्सएप पे, आपकी हमने ये GD कर दी है, सही है, तो आप मिल लें। ओके। तो लड़के ने बोला कि भाई मैं तो एग्जामिनेशन में होता हूँ, दूसरा मतलब देखकर उनसे रब्ता कर लो। ठीक है। और वो मैसेज के लिए मैं तो किसी को मैसेज भी नहीं किया, मेरा तो नंबर भी ले लें। अच्छा, यानी वो जो पकड़ा गया है उसके मोबाइल में से आपका नंबर निकला? मेरा नहीं निकला, वो लड़के का निकला। आपकी कंपनी के किसी बंदे का निकला और उस बंदे की कंपनी पे नंबर व्हाट्सएप होने पे आपका लाइसेंस मुअत्तल हो गया, ये कहानी। तो जो FIR हुई उसमें भी नाम डाल दिया है? उसमें ये भाई वैल्यूएशन रूलिंग के मुताबिक आप इसका आओ भाई जरा, इसके माल क्या हुआ, मामला क्या था? चलो मामला पता है क्या था? महंगा माल तो पता नहीं है। रात को 9 बजे ज्यादा मुहिब वतन और ईमानदार ने कॉल की, कॉल आई व्हाट्सएप पे? तो दोस्तों अच्छा, बोला हमने आपकी GD कर दी है, ओके, मेरा आपके इस जम्मे वफीर पेमेंट दो। का मकसद और कितने पैसे मांगे? ये हम अल्हम्दुलिल्लाह पता नहीं है, फिर भी क्या पैसे चलते हैं? 5,000, 10,000, 20,000, 5 लाख, कितने मांगे? पता नहीं। अभी अच्छा, 17,000 ये दोस्त मेरे जो साइड पे खड़े हो गए, बराए मेहरबानी आप मजमे में रहे, 70,000 रुपये ये मांगे। मजमे को ना तोड़े। वो पैसे ये भी कहीं साजिश तो नहीं है आपको डिस्पर्स करने की, ट्रांसफर किए, किसी साजिश का हिस्सा ना हमारे को तो बने। पता नहीं था। अच्छा। क्या करेंगे? गुफ्तगू भी इस मजमे के अंदर होकर खड़े हो पैसे मांगे और उसके बाद जो है ना पैसे क्योंकि ट्रांसफर किए। आप आगे आगे आ जाए सारे, 18 आगे आगे आ जाए प्लीज, अच्छा, मेरी आपसे गुजारिश। और फिर लाइसेंस का मुअत्तल हो गया? आप सारे आगे आ जाए, बातल हो गया। आपका ही लाइसेंस था शायद भाई या आपकी कंपनी का? कंपनी का था। कंपनी भाई सारे आगे आ अच्छा सर, अब जरा ये मामला क्या है? क्या ये व्हाट्सएप कॉलें हो रही हैं? क्या चक्करबाजी है? ये कौन से लोग इन्वॉल्व हैं? हम तो जो है बाजे बजा रहे थे कि फेसलेस सिस्टम आ गया, तो ये क्या सिलसिला हो? सर एक्चुअली और कुछ लोग जो है वो ये भी साजिश करते हैं कि शायद लोग चले अच्छी गए। बात है, अब आगे आ भी करते हैं चलाने के लिए ना। जब तक हमारी मसला है, क़यादत अगर एक अप्रेजर आपका यानी कस्टम ऑफिसर प्रेस पकड़ा जाता कॉन्फ्रेंस है में मौजूद है, थ्रू यानी अपने यानी जो भी हमें अगला लाया अमल नहीं जो भी देती, उनकी रिसोर्सेज है हम पेमेंट नहीं लेने के देंगे। लिए, अगर आप एक नई अच्छी GD सही फाइल कर रहे हैं उसको GD तो दोस्तों, उसके बाद मैं बारी-बारी असेसमेंट गलत करते हैं उसको होल्ड कर देते हैं, डॉक्यूमेंट उन दोस्तों को भी बुलाऊंगा उसके बाद वो यानी अंडर जो इस सिस्टम से मनी मांगते मुतासिर हुए। हैं, डायरेक्ट तो मांग नहीं सकते क्योंकि जो मेरा फाइल सिस्टम कहने का मकसद सारे उनके लॉकर्स में रखा कतई दिया तौर जाता है, पर ठीक है। फेसलेस उसके बाद सिस्टम नहीं सारे है। उनका कांटेक्ट होता ये है बात और सुन लप्पुओं लीजिए। के थ्रू होता है थ्रू, ठीक है। लप्पू? क्योंकि फिर ये कह दिया जाएगा जी कि हम फेसलेस सिस्टम को बंद करवाना चाहते काम हैं। करते हैं एक मिनट भाई, ये लप्पू मतलब कि जो
ये कोई वर्ड यूज होता है, ये कोई लफ्ज आपके यहाँ इस्तेमाल होता है लप्पू? जी बिल्कुल, कस्टम के लप्पू ही कहलाते हैं। इट्स मीन के अनऑफिशियल होते हैं जो यानी कस्टम के अच्छा, ये वो लोग हैं, एक मिनट, ये वो लोग हैं जो कस्टम हुकाम अपने साथ रखते हैं प्राइवेटली? बिल्कुल, वही जो है करते हैं। और वो यानी हुआ ये कि अगर आपका पकड़े गए उसके बाद इन्होंने डायरेक्ट यानी उनकी जो फायर काट दी और लाइसेंस सस्पेंड कर दिया विदाउट यानी शोकाज, विदाउट इन्फॉर्मेशन। उन्होंने किया जो नहीं होनी चाहिए थी। इन्फॉर्म तो करना चाहिए अगर आप कोई चीज़ करने जा रहे हैं, अगर गलत काम किया है और एजेंट को जा रहे हैं काफ़ी डिस्टर्ब करता है। अगर एजेंट कर रहा है तो इम्पोर्टर को चलाया जाए ना जिसके लिए वो कर रहा है। इम्पोर्टर को अगर बेनिफिट मिला तो एजेंट की क्या गलती है, वो तो आपके बिहाफ पे कर रहे हैं यानी उसको। तो इम्पोर्टर्स तो आप लोगों को जानता है ना, कस्टम एजेंट को जानता है, वो तो आप लोग एक ब्रिज हो ना बीच में। चीज़ हम अगर कर रहे हैं, जीडी फाइल कर रहे हैं, असेसमेंट वैल्यू दे रहे हैं, जो असेस वैल्यू हम वही दे रहे हैं ना। सबसे पहले तो मैं अपनी तमाम बरादरी का आपने वैल्यू कम तहे दिल से मशकूर कम वैल्यू पे हम काम कर रहे हैं और इस तरह करके डॉक्यूमेंट लेकिन आप लोग ये कहते हैं, मैं क्योंकि थोड़ी बहुत नॉलेज है इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे सवाल भी कर किया गया। तो ये तो सब डिक्लेयर है ना, हर चीज़ लिखी हुई है कि कौन सा सामान है, उसकी कितनी ड्यूटी है। अगर कोई सामान तो बदल नहीं रहा, जो सामान लिखा हुआ है उसकी ड्यूटी तो सब कुछ लिखा हुआ है ना। 100% क्लियर है। एज पर जो ना डिक्लेरेशन जाते हैं, जो डिक्लेरेशन होती है तो इसमें अल्लाह नगर मिस डिक्लेरेशन तो होती है, जो डिक्लेयर किया जाता है उसी को चलाना चाहते हैं। तो आगे जब असेसमेंट में जाते हैं उसके अंदर खराबी पैदा जीडी खराब कर देते हैं, हमसे रब्ता किया, हमें उस चीज़ के पैसे दिए जाए। अगर आपका सही काम भी है उसको भी गलत कर दिया जाए। क्योंकि ठीक हो गया। अब ये मामला है जी, भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं जरा इनसे पूछ लेता हूँ। जी भाई क्या बात है? तमाम देखिए, मैं इस फील्ड में तकरीबन 18 साल से हूं। ठीक है, ये सिर्फ मामला 45 लाइसेंस सस्पेंड करने का नहीं है, ये मामला है हर उस गरीब इंसान का जिसका रोजगार इस काम से जुड़ा हुआ है। तो इन्होंने वो 45 लाइसेंस सिर्फ कैंसिल नहीं किए, इन्होंने कस्टम एजेंट्स को गाली दी है। और ये हर बंदा जो जो इस काम से जुड़ा है, जिसकी 20,000, 25,000, 30,000 तनख्वाह है, जो अपने घर वालों को पालता है इस तनख्वाह से, कस्टम वाले ये चाहते हैं कि उनके वो रोजगार खत्म हो जाए, वो लोग रोड पे आ जाए। कहाँ जाएंगे उनके बच्चे, क्या करेंगे उनके बच्चे, कहाँ, कब, कैसे? और एकदम से उन्होंने सस्पेंड कर दिया, ना कोई नोटिस दिया, ना कोई मौका दिया, ना कोई कागज दिया। इन लोगों को कोई शर्म नहीं है कि आप उनके लाइसेंस कैंसिल करें, जो कि अपनी एंट्री जीडी अकॉर्डिंग टू लॉ फाइल करें। अगर कस्टम में कुछ गड़बड़ हुई है तो वो कस्टम का कसूर है, वो एजेंट्स का कसूर नहीं है, वो इन कस्टम वालों को करना ही चाहिए था। मुख्तसर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये 45 लाइसेंस का मामला नहीं है, ये इन्होंने पूरे कस्टम क्लीनिंग एजेंट्स को चैलेंज किया है। और मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत बड़ी नाइंसाफी की है और इनको ये अपना फैसला वापस लेना पड़ेगा। अच्छा, अगर ये फैसला वापस नहीं हो, कल आप लोगों ने एक ट्राई कर लिया, आपकी एसोसिएशन गई, आपके चेयरमैन शाम में नाकाम लौटे, तो अब आप लोग का अगला लाएअमल अगर वो बोलते हैं कि हम काम बंद कर दें, क्या आप लोग सब एक हो जाएंगे और काम बंद कर देंगे? जहाँ तक मेरी नॉलेज है, हम काम भी बंद करेंगे, हम इनके खिलाफ हाई कोर्ट भी जाएंगे। अच्छा, और हाई कोर्ट जाके सब लोग 45 लोग नहीं, जितने एजेंट्स आए साथ, वो एप्लीकेशन फाइल करें इनके खिलाफ और काम बंद करें और हाई कोर्ट में चैलेंज करें। जब तक इसका फैसला नहीं होता, इनको ये लाइसेंस वापस रिन्यू करने पड़ेंगे, वापस ओपन करने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक बंदे का सवाल नहीं है, ये हजारों लोगों के रोजगार का सवाल है। लेकिन देखिए, बात आप लोगों पे भी आ गई, वो कह रहे हैं कि आप लोग किसी चीज़ में मुलविस नहीं है। वो जो लोगों के नाम आए हैं वो लोग हैं जिन्होंने व्हाट्सएप पे कॉल गई और वो डर के मारे, खौफ के मारे उनको पैसे दे दिए। ये सिलसिला तो पैसे चलते हैं। ये देखिए, मैं आज ये प्रोग्राम में बात करनी थी कि ये चीज़ बेनकाब कर दी। एक बात मैं बता दूं, आज मैं अपना मोबाइल निकालता हूँ, मैं 100 व्हाट्सएप मैसेजेस कर लूँ, मैं 100 ईमेल्स कर लूँ, मैं 100 कॉरेस्पॉन्डेंस कर लूँ, लेकिन कहने का मकसद है सिर्फ एक व्हाट्सएप की बुनियाद पे आप एजेंट्स के लाइसेंस कैंसिल करेंगे। आपको व्हाट्सएप पे क्या कंफर्म है कि ये उसी का है और उसने पैसे लिए? हो सकता है इल्जाम हो सकता है कस्टम वालों ने आप लोगों को अप्रोच किया हो कि भाई हम आपकी जीडी करते हैं, वो ब्लैकमेल भी करते हैं। तो ये कस्टम वालों का इंटरनल मैटर है, ये एजेंट्स को काम का फंसा है। अच्छा, आप लप्पू जानते क्या होता? जी, लप्पू क्या होता है?
तो ये इसमें तो लप्पू का भी बड़ा किरदार आज सामने आ रहा है कि वो आके उन्होंने कॉलें करी है और लप्पू इसमें इन्वॉल्व है और वो आज जेल में भी है। देखें लप्पू अगर है तो वो कस्टम वाले के लप्पू है, उसका एजेंट से क्या लेना है? एजेंट से कोई लेना नहीं है लप्पू का। लप्पू अप्रोच करना है, कस्टम वाले अप्रोच कर देना, उनको अपने हाथ अपने खुद संभालने चाहिए, इसमें एजेंट्स का क्या लेना देना है। और आपको एक और बात, अगर आज के बाद इन्होंने ये फैसला वापस नहीं लिया तो आज आपको जितने लोग लग रहे हैं इससे 10 गुना लोग और आएंगे। और मजीद सुनने में आ रहा है कि इन्होंने और भी लाइसेंस सस्पेंड करने हैं, हम ये नहीं होने देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह देख रहा है ये ज्यादती करने हैं। और आखिरी बात नहीं कहूँगा, इसमें बहुत से लोग बेरोजगार हो रहे हैं और हम लोग एसोसिएशन वाले से मैं पर्सनल रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे और नॉट ओनली चैलेंज दिस, और इनसे ये भी कहेंगे कि जो हमारा नुकसान हुआ है उसको आप कॉम्पेंसेट करें। क्या हाल हो गया जी, अब ये जज्बाती हो चुके हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं नौजवान खुद इस कह रहे हैं कि मैं तकरीबन 14-15 साल से इस काम से मुंसलिक है। वो कह रहे हैं कि ये एक आदमी का मामला नहीं है, ये वो लोग हैं जो 20-30 हज़ार रुपये की तनख्वाह पे काम करने वाले लोग हैं और उनके लाइसेंस कैंसिल हुए हैं। तो अब देखते हैं, आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आपको यहीं से ज्वाइन करते हैं और लोगों से ज़रा एसोसिएशन के लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि अब उनका क्या मौक़िफ़ है और वो फिर आगे का क्या लाया अमल है वो भी आपको दिखा देंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ कराची कस्टम एजेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मौजूद हैं मोहम्मद आमिर साहब। आमिर साहब, बड़ा 15 दिन का टाइम दिया है आपने, तो ये 15 दिन का टाइम का क्या मकसद है? आप तो बड़ा कल एहतजाज और इस तरीके से ये सब चला आ रहा है, तो क्या लाया अमल होगा 15 दिन में? क्या करेंगे? अगर मज़ीद लिस्टें, मज़ीद कोई FIR होगी तो फिर क्या करेंगे? सर, मज़ीद FIR का तो उन्होंने कोई हमें ऐसी कोई बात नहीं कही है। कल भी हमने उनसे मुलाकात की है चीफ़ कलेक्टर साहब से। उन्होंने कहा है कि जी इन लोगों के पहले हम शोकॉज का आप जवाब देंगे और हम इनके पहले प्रोसीडिंग्स पूरी करेंगे और फिर इनका लाइसेंस खोलेंगे या बंद करेंगे, जो भी करेंगे उनका डिसाइड बाद में करेंगे। हमने 15 दिन का लाएअमल का ऐलान इसलिए किया है कि जी इस वक्त लोगों के डॉक्यूमेंट्स लोगों के पास पड़े हुए हैं, किसी इंपोर्टर्स ने दे दिए हैं, तो हम 15 दिन का उनको भी टाइम देंगे कि जिनके डॉक्यूमेंट्स जो ले चुके हैं इंपोर्टर से, ताकि ट्रेड को कोई नुकसान ना हो, हमारी एक्सपोर्ट सफ़र ना करें और बर्डन जो है वो हुकूमत का हम अपने ऊपर नहीं लेना चाहते। हम 15 दिन के बाद भी कोई स्ट्राइक की बात नहीं कर रहे और स्ट्राइक की बात हमने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कही कि जी स्ट्राइक का मकसद ये होता है कि जी हमने किसी को ड्यूटी भरने से रोकना है या हमने किसी के कंटेनर क्लियर नहीं होने देने। हम स्ट्राइक की तरफ नहीं जा रहे। हमारा बेसिक मकसद है कि हम अपने पेट पर खुद कुल्हाड़ी मारेंगे। हम उन 45 कस्टम एजेंट्स का साथ देंगे जिनके लाइसेंस इन्होंने बंद कर दिए हैं कि अगर वो काम नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे, ताकि हम उनकी यकजहती का मुजाहरा करेंगे और हमारे सारे कस्टम एजेंट बरादरी हमारे साथ है और पूरी बरादरी जो है उन 45 के साथ है। अच्छा आमिर भाई, अब बहुत सारी चीज़ें पहले कल भी आप लोगों ने जब एहतजाज किया तो सामने आई, जिसके अंदर आप कह रहे थे कि बहुत से लोगों को आप जानते हैं। ये कस्टम वाले जो हैं, ये 16 ग्रेड के अफसर के पास उनकी रिहाइश देखें, कहाँ डिफेंस में बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं। स्पीड मनी पे आपको ब्लैकमेल किया जाता है, तो अब फिर किस तरीके से इसको मैनेज करेंगे? अब पहले आप लोग उनके ऊपर सारा बार आपने उनके ऊपर डाला कि ये लोग ब्लैकमेल करके आप लोगों को मजबूर करते हैं पैसे लेने पर, तो फिर क्या ये कैसे चलेगा मामला? ये तो फिर आज तो हम ये चाह रहे थे कि आप लोग खुल के वो नाम सामने ले आएँ जो आप लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। कोई एक आदमी तो नहीं है, तो पूरा सिस्टम ही चल रहा है इसके अंदर। तो इसमें कौन कौन शामिल है, ज़रा मुझे ये बताइए ना। जी, ये पूरा सिस्टम तो देखें पिछले 75 सालों से चल रहा है कि वो सिस्टम को ठीक करने के लिए सबसे पहले तो मैं यही बताना चाह रहा था, अंदर भी मैंने यही बात कही थी कि ये हमारी डिमांड पर फेसलेस लाया गया था। और SIFC में जब लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन का प्लान वज़ीर-ए-आज़म का चला था, उसमें SIFC ने हमें भी बुलाया था, क्योंकि सारा इल्ज़ाम हम पे आ रहा था कि जी कस्टम एजेंट्स जो हैं वो इस चीज़ की जड़ है, जो कि बुराई की जड़ है। हमें बुलाया गया और हमने कहा कि जी करप्शन से पाक निज़ाम बनाया जाए और इस तरह का निज़ाम बनाया जाए कि जहाँ किसी का कांटेक्ट ना हो, कस्टम एजेंट और किसी भी ट्रेडर का कस्टम वाले से कांटेक्ट ना हो। उसी की बुनियादी बेसिस पे ये जो नया सिस्टम लाया गया है। और इस सिस्टम को लाने के लिए देखें, जो 75 साल से सिस्टम चल रहा है, एक मरतबा तो फ़ौरन ख़त्म नहीं हो जाती ना करप्शन भी। और जब हम पे ये इल्ज़ाम, ये जो 45 लोगों पर भी लगाया गया है, वो आप उसमें देख सकते हैं कि जी जो उन्होंने शोकॉज दिए हैं 45 लोगों को, उसमें भी ये कहा है कि जी मोहम्मद इस्माइल पे वो इल्ज़ाम है अप्रेज़र पे कि जो है उसने पहले डिमांड की है। और नीचे वो शोकॉज में हम पे एलिगेशन लगा रहे हैं या हमारे कस्टम एजेंट पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि जी आपने उनको ऑफ़र की है। तो ये खुद इनकी शोकॉज ही बता रहा है कि जी अप्रेज़र ने डिमांड की है और आगे वो कह रहे हैं कि जी आपने इनको ऑफ़र की है, तो इस वजह से आपको शोकॉज दिया जा रहा है। तो ये सबसे पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ सर, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, ये जो हम पर इल्ज़ाम आया है, तो हमने ये बात की है कल
सैफ साहब ने जो बात की थी कि जी अप्रेजर्स का भी होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें ये कहा था चीफ साहब ने कल कि आप 45 लोगों की प्रोफाइलिंग दें हमें, आप प्रोफाइल बना दें ये कैसे लोग हैं। तो हमने उनको ये कहा कि जब हम 45 की बनाएंगे तो फिर हम आपके सारे कस्टम वालों की भी बनाएंगे, 16 ग्रेड से लेके 21 ग्रेड तक की प्रोफाइलिंग करेंगे कि कौन अफसर कौन से 300 गज और 500 गज के घर में रह रहा है, और कौन अफसर जो 20 और 21 ग्रेड के ऑफिसर्स हैं जिनके घर में 5-5 जीपी की गाड़ियाँ हैं। फिर अब क्या हुआ उसके ऊपर, उन्होंने फिर क्या जवाब दिया? उन्होंने फिर कहा नहीं जी आप प्रोफाइलिंग कर दें, आप कर दें प्रोफाइलिंग, वो भी अपनी जगह उनकी कर रहे हैं आप प्रोफाइलिंग? हम कैसे करेंगे उनकी प्रोफाइलिंग? वो हमें क्यों कह रहे हैं? कस्टम वालों की कर रहे हैं या अपने लोगों की कर रहे हैं? हम कैसे कर सकते हैं प्रोफाइलिंग? हम तो कह रहे हैं कि हम लिख के दे रहे हैं हमारे 45 लोग ठीक हैं। हमने उनको मुंह पे भी कह दिया, हमारे साथ उस वक्त कुछ रिकॉर्ड उनको कलेक्टर साहब को दे रहे हैं आप लोग कि आपके कौन से लोग मुलविस? तो उनको उसी वक्त कह दिया कि जी हमारी अंडरटेकिंग दे सकते हैं कि ये हमारे 45 लोग ठीक हैं, इनको डिमांड की गई है। एक दो के हमने अपने सामने उसी वक्त प्रूफ दे वो भी बताए कि जी जीडी क्लियर होने के बाद अप्रेजर ने डिमांड की थी और उसकी वजह से उसको मजबूरन देनी पड़ी। ये डिमांड बेसिकली ब्राइब की नहीं आती, इसका नाम सर भत्ता है, क्योंकि वो ब्लैकमेल करते आ रहे हैं। अब उनको ठीक करने के लिए पहले आपको अपना निज़ाम ठीक करना चाहिए। अच्छा, दूसरे एंड पे एक थोड़ा आगे आए ना, फिर थोड़ा आगे आपने भी आगे आपका इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा आगे चल के बात करते हैं। एक मिनट आप मुझे ये बताइए कि अब जो लिस्ट 45 के बाद अगर मज़ीद जो मैंने सुना था कम से कम 150 लोगों का नाम और भी आ रहा है कि उनके लिए अब तैयारी हो रही है और आप लोग अभी कोर्ट और इस चक्कर में आप मामलात में फंसेंगे और आपने 15 दिन का भी उनको टाइम दे दिया और मज़ीद एक और लिस्ट आ जाती है और 150 लोग लाइसेंस और मंसूख हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे? फिर हम 15 दिन को 10 दिन भी कर देंगे और 8 दिन भी कर सकते हैं। देखिए हमने यही कहा कि अगर हम 45 लोगों का साथ देंगे तो हम 150 का भी साथ देंगे, ये लाजमी सी बात है। हमने तो यही कहा है कि हमारे 3000 कस्टम एजेंट घर बैठ जाएंगे। फिर ट्रेड बॉडीज़ को भी हम बता देंगे कि जी आप अपना काम खुद करें, अपनी जीडी खुद फाइल करें और खुद क्लियरेंस कराएं, तो आपको पता चलेगा कि हम कितने रिस्पॉन्सिबल लोग थे और क्या थे। ये जो एक इस्तेलाह आप लोगों ने भी इस्तेमाल करी है, लप्पू वाली इस्तेलाह जो है, ये क्या लप्पू एक अहम किरदार अदा करता है क्या आप लोगों के इस काम के? उसके जो लप्पू देखें, लप्पू कल्चर तो बहुत अरसे से चल रहा है और उसके अगेंस्ट कस्टम वालों ने बहुत दफ़ा लेटर इशू किए हैं कि जी लप्पू कल्चर ख़त्म होना चाहिए। उन्होंने अपने भी डिपार्टमेंट्स में भी कहा है कि जी लप्पू उसको ख़त्म कर दें और आप खुद काम करें, लेकिन अगर वो नहीं करते हैं तो उसमें हमारा कसूर तो नहीं है। ठीक हो गया आमिर भाई, शुक्रिया आपका। आप क्या कह रहे थे कि क्या ये क्या सिलसिला? बात सारी ये कि हमारी इनिशियली सिर्फ 2 डिमांड्स हैं। सबसे पहले जो ये 45 इन्होंने शोकाज इशू किए हैं और लाइसेंस सस्पेंड किए हैं, इनको फौरन तौर पे डी ब्लॉक किया जाए, क्योंकि इस 45 के 45 लोग जो हैं इनोसेंट हैं, जिनके सिस्टम में भी उनके पास कोई सपोर्ट नहीं है कि वो कल्प्रिट उनको साबित कर सके। सेकेंडली कि सारी खराबी और सारी परेशानियाँ जो हमारे सिस्टम के अंदर आ रही हैं, फेसलेस में आ रही हैं, डिले डिटेंशंस की वजह से, असेसमेंट्स की वजह से लोग इतने परेशान हो रहे हैं कि जिनके अगर 4 कंटेनर है, 10 कंटेनर है। पहले आप लोगों ने शानियाने बजवाए, कराची चैम्बर से बजवाए, फेडरेशन हाउस से बजवाए कि ये बेहतरीन सिस्टम है और हम ये कामयाब कराना। आज भी आपके प्रेसिडेंट बोलते हैं, आपके चेयरमैन बोलते हैं कि ये कामयाब होना चाहिए। अब आप लोगों को उसके अंदर जो है वो खामियां निकालनी शुरू कर दी। इसकी मैं आपसे वजाहत कर दूं, जिस ट्रू स्पिरिट के तहत हमें ब्रीफिंग दी गई थी, हमने उसी को अच्छा समझते हुए कि जिस तरह से हम इम्प्लीमेंटेशन में दिखाई गई थी कि प्राइम मिनिस्टर के सामने चीफ कलेक्टर साहब ने ये कहा था कि सिंगल आइटम विद इन 5 मिनट्स हम रिमूव कर देंगे। इसके मल्टीपल आइटम्स होंगे, विद इन 30 मिनट्स आपकी जीडी कंप्लीट होगी। येलो रेड हर चीज़ इन्होंने रिमूव करने की बात की थी, लेकिन वही सिस्टम ये लोग अभी फेसलेस के अंदर आ रहे हैं। अप्रेजर पीए लेवल पे 20-20 दिन तक, 10-10 दिन तक, 15 दिन तक इस्तेमाल किया फेसलेस। जी बिल्कुल। आपने एक जीडी के लिए अगर कहीं ऑनलाइन सिस्टम में डाला, कितना टाइम लगा आपको एक जीडी? मेरी अपनी पर्सनल जीडी डीसी लेवल पे 2 दिन तक रुकी रही है, जबकि मेरी ग्रीन की थी। जिस वक्त मैं एनओसी के लिए मेरा स्टाफ गया है डीसी के पास, तो उन्होंने उठा के उसको रीअसिस्ट कर दी। उस रीअसिस्ट को रिमूव कराने के लिए मुझे जो मेरा लीगल राइट था, उन्होंने 2 दिन लिए। इट्स मीन कि मेरे कंटेनर के ऊपर $50 पर डे जनरल डिटेंशन जो था, वो हमने 3 दिन का बियर किया और मैंने खुद किया, क्योंकि मेरी जो पार्टी है वो उसने तो डॉक्यूमेंट ग्रीन के अंदर रिलीज हो गए थे। तो इस किस्म की जो मल्टीपल हमारे साथ मुश्किलात आ रही हैं, हम उनको कैसे रिजॉल्व करें? हम उसके लिए डे बाय डे उनसे फोकल पर्सन मांगा, हमने उनसे हेल्प डेस्क की रिक्वेस्ट की है, लेकिन हमारी किसी बात को सुनवाई नहीं हो रही। बोले हो जाएगा। तो आप जब यहाँ पे नहीं हो रहा तो मेंबर कस्टम से मिलने जाके, इसके लिए मैंने कल की तारीख में मैंने चीफ साहब से रिक्वेस्ट की, लेटर उनको लिखा है और इसके लिए अब हम बोर्ड से भी रिज्यू कर रहे हैं कि फेसलेस की सिस्टम की जो खराबी है इनको आप दूर करें। अगर आप दूर नहीं कर सकते तो यहाँ पे कम से कम ऐसे जो वो लोग बैठाएं जो मुख्तलिफ कार ग्रुप के
केमिकल्स के, मशीनरीज के कि वो अपने सेक्टर के अंदर काम कर सकते हैं और हमें इस डिले से निजात दिलाई जाए, क्योंकि इस डिले की वजह से ये जो है ब्राइब का होता है, उसी डिले की वजह से हमें फ़ोन आते हैं और अगर हम फ़ोन रिसीव करते हैं तो वो आज उस सूरत के अंदर एनेक्जर 1, एनेक्जर 2, 3, 4 की सूरत के हमारे साथ ये कल फेसलेस सिस्टम के अदाद-ओ-शुमार सामने है। जी 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 96 अरब रुपए पिछले महीने जो है वो हुकूमत ने फेसलेस से कमाए, जो कि वो कह रहे हैं कि पिछले साल की मद से 2023 के मुकाबले में कोई 50% या 40% से ज़्यादा वो उसको बता रहे हैं। तो जब ये सिस्टम वो कह रहे हैं वो हुकूमत की नज़र में कामयाब है, आपकी नज़र में डिले सिस्टम बढ़ गया है, तो फिर यानी कि आप लोगों की तरफ से अब दो बातें सामने आ रही हैं। आप फेसलेस भी चाहते हैं और फेसलेस नहीं भी चाहते हैं। विद ट्रू स्पिरिट, जो जिस हिसाब से हमें फर्स्ट डे ब्रीफिंग दी गई थी कि देखिए सारा तो हमारा बल्क का काम नहीं है ना, हमारे 3000 लाइसेंस कराची में, 8500 लाइसेंस ऑल ओवर दी पाकिस्तान है, वो लोगों की फाइलिंग यहाँ पर होती है। अगर उनके कंटेनर यहाँ पे डिले होते हैं 10 से 8 दिन 7 दिन, तो उनको एक्स्ट्रा पेमेंट देनी पड़ती है और वो पेमेंट है जो हमारे पाक रुपीज़ में हमें कन्वर्जन देनी पड़ती है शिपिंग कंपनीज और पोर्ट के ऊपर फॉरेन करेंसी की सूरत के अंदर। तो वो तो रेवेन्यू बाहर जा रहे हैं ना, वो तो गवर्नमेंट हमसे ले रही है, वहाँ दूसरे एंड से वो पैसा बाहर जा रहा है, तो उनको फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा हमारी ट्रेड को होना चाहिए, हमारे लोगों को होना चाहिए, हमको होना चाहिए। हमारी तो कमीशन आज भी वही है जो 15 साल पहले थी। तो ये हमारी गुजारिश आज भी चीफ साहब से यही है कि बराए मेहरबानी उन 45 को फ़ौरन डी ब्लॉक किया जाए और फेसलेस की जो भी नाकामियाँ से हम तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसके जो खामियाँ हैं उनको फौरी तौर पे दूर करके और हमें एक स्पेस दी जाए जिसमें हम काम कर सकते हैं। चलें जी, ये तमाम मामला थे जिसके हवाले से हम बात कर रहे थे। तमाम चीज़ें अब क्यूरी सामने आ चुकी हैं कि कहते यही हैं कि जी फेसलेस सिस्टम चाहिए, लेकिन उसकी जो खामियां हैं उसको भी फौरी तौर पे दूर किया जाए, क्योंकि उसकी वजह से बहुत से मसाइल पैदा हो रहे हैं। यहाँ ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, मज़ीद लोगों से बात करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि आखिर ये फेसलेस सिस्टम का मसला क्या है और ये 45 लाइसेंस जो कैंसिल हुए हैं उसके पीछे क्या कहानी है। चलें जी, वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त मेरे साथ आसिफ सखी साहब मौजूद हैं जो कि FECCI के नायब सदर हैं। आसिफ भाई, बड़े शामियाने बजाए आप लोगों ने कि फेसलेस सिस्टम जो है वो कामयाबी से चलना चाहिए, बड़ा बेहतरीन सिस्टम आ गया। फिर अब ये एहतजाज आपके सामने हो रहा है, आप खुद इसका हिस्सा बने हुए, फिर आपके लोगों के 45 लाइसेंस में नाम डाल के जो है कैंसिल हो गए। मज़ीद तैयारी हो रही है कि आप लोगों के 150 से 200 लोगों के नाम जो है वो लाइसेंस कैंसिल होने जा रहे हैं। क्या मामला आते हैं, कैसे तय होंगे? जहाँ एक स्पीड मनी का एक सिस्टम तो चल रहा है कस्टम का, जो वहाँ हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि भाई उनकी तनख्वाहें भी कम हैं, इसलिए वो स्पीड मनी के ऊपर उनका ज़्यादा रुझान हो जाता है। 16 ग्रेड का अफसर आप लोगों को इधर उधर डर भटकने पे मजबूर करता है, डॉलरों में उसकी वजह से आप लोगों को डैमेजेस पड़ जाते हैं। क्या मामला कैसे होंगे ये, जहाँ हम सारा इन्हिसार हमारा इंपोर्ट के ऊपर है? असल में मसला वही है कि जब ये सिस्टम ला रहे थे तो चेयरमैन साहब ने हमें ब्रीफिंग दी कि हम ये नया सिस्टम ला रहे हैं। बेसिकली ये सिस्टम आया क्यों था, इसके पीछे रीज़न था एक कि प्राइम मिनिस्टर साहब को इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि 1200 अरब रुपए की करप्शन है कस्टम हाउस में, जिसमें रेवेन्यू लॉस हो रहा है। तो उसके लिए चेयरमैन साहब को वज़ीर-ए-आज़म साहब ने टास्क दिया कि इसको लीकेज को रोकना है। तो उन्होंने कहा हम एक नया सिस्टम बना रहे हैं और हम ये सारा जो लॉस ऑफ रेवेन्यू हो रहा है इसको हम रोकेंगे। पर जब हमको चेयरमैन साहब ने फेडरेशन में आके बताया कि हम नया सिस्टम ला रहे हैं, फेसलेस सिस्टम, और मुझे बताया इन्होंने कि इस तरह होगा, तो मैंने उस वक्त भी चेयरमैन साहब से कहा था कि ये सिस्टम तो पुराना है, ये तो पैक्स में सारा सिस्टम आ चुका है। क्योंकि चेयरमैन साहब कस्टम के सेक्टर से नहीं थे, DMG ग्रुप से थे, तो उनको नॉलेज नहीं थी। और ये मेंबर कस्टम और चीफ कलेक्टर साहब ने चेयरमैन साहब को भी गुमराह कर दिया कि हम कोई नया सिस्टम ला रहे हैं। ये बेसिकली सिस्टम नया नहीं है, ये सिस्टम वही है, सिर्फ इन्होंने एक प्रोसीजर चेंज कर दिया कि एक जगह सारे अप्रेजरों को बिठा के उनके मोबाइल ले लिए। अच्छा, हमको तो ये सिस्टम पहले हम देख चुके हैं एज अ कस्टम एजेंट, मैं ये सारे सिस्टम से वाकिफ़ हूँ कि ये पहले भी हम देख चुके हैं कि हमारी इस सिस्टम से आने से पहले भी कस्टम एजेंट असेसमेंट हॉल में नहीं जा सकता था। सही है। तो ये सिस्टम तो वही है, नाम पहले जा सकते थे, नाम अभी जा सकते हैं। तो इससे करप्शन कैसे रुकेगी? करप्शन रोकने के लिए हमें माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा अफसरान के, कि इस तरह अगर 1000, 2000, 5000 रुपए को ये करप्शन समझते हैं, तो मैं कहता हूँ ये करप्शन नहीं है। करप्शन तो जो हो रही है ना, 1200 अरब की चोरी, असल तो हमने उसको ढूंढना है
तो मैं दरख्वास्त करता हूँ। अच्छा एक मिनट यही रुक जाए। 5,000 के हिसाब से रोज़ का कितना कंटेनर निकलता है? रोज़ के तकरीबन मेरे हिसाब से इस वक्त जो जीडियाँ फाइल हो रही हैं चारों कलेक्ट्रेट में 1200 से 1500 जीडियाँ फाइल होती हैं, जिसमें फी जीडी किसी में 2 कंटेनर होते हैं, किसी में 10 होते हैं। तो एवरी तकरीबन मेरे हिसाब से 4,000 कंटेनर निकलता होगा। 12,000 कंटेनर 10-12 हज़ार 10-12 हज़ार का अगर हम 5,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या? तो इसमें 10-12 हज़ार में हर एंट्री में हर एजेंट पैसे नहीं देता। वो मुजबारा जो एजेंट जिसको नॉलेज नहीं होती ना और जो घबरा रहा होता है कि काम डिले हो जाएगा तो मेरा बिजनेस छीन जाएगा, तो वो बेचारा इनको 5,000 2,000 4,000 देता है। मुझे आज 20 साल हो गए कस्टम हाउस में, मेरी जीडियाँ भी लेट होती है, पर हम पार्टियों को भी जवाब देते हैं कि भाई डिले हो रहा है, मेरी वजह से नहीं हो रहा, कस्टम की वजह से। तो वो हमें जब बोलते हैं ना सर ये डिले का मतलब डैमेज आप खुद बोल रहे हैं कि डॉलर में देना पड़ता है और वो भी शिपिंग कंपनी लेके जाती है। ये इस वक्त मैं यही कहता हूँ फेसलेस का 1.5 महीने का ऑडिट हो जाएगा ना, आप शिपिंग का भी ऑडिट करें, टर्मिनल का करें, इनके रिवेन्यू कितने बढ़ गए और कस्टम का रिवेन्यू कितना कम हो गया है। अच्छा आप लोगों की अपेक्स बॉडी से आपका ताल्लुक है, अगर आपका कलेक्टर चीफ कलेक्टर बात नहीं सुनता तो मेंबर कस्टम तक क्यों नहीं चले जाते 15 दिन के अंदर? उससे पहले ये क्यों नहीं मामला तय कर लेते? वज़ीर आज़म तक चले जाए। आप तो अपेक्स बॉडी से ताल्लुक़ रखते हैं आप लोग। हमारा जो कस्टम एजेंट एसोसिएशन है हमारे, मैं उसका मेंबर हूँ और मैं फेडरेशन में भी हमारी और पाकिस्तान कस्टम एजेंट एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमने हर इस इशू को हर लेवल पे आगे भेजा है। कल भी चीफ कलेक्टर साहब से 2 मीटिंगें की है कि आपने जो ये काम किया बेसिकली इन्होंने अपने डिपार्टमेंट को गंदा किया है कि एक अप्रेजल को इल्ज़ाम लगा के इन्होंने पूरे डिपार्टमेंट को अपने बदनाम कर दिया। अगर ऐसा कोई मसला था तो पहले इंटरनल इंक्वायरी होती, जो लोग शामिल थे उनका इन्वेस्टिगेशन करते। ठीक हो गया। अभी तो ये जो 45 लाइसेंस सस्पेंड किए हैं उसमें लोग हमारे पास आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं मैंने तो आज तक कभी किसी को फ़ोन ही नहीं किया। अब अगर अप्रेजर के प्राइवेट बंदे जो रखे हुए थे वो कॉल कर रहे हैं लप्पू अच्छा इन लप्पुओं की भी हम पिछले 15 साल से कंप्लेनें कर रहे हैं एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से कि ये कब लप्पुओं को हटाएं, ये निज़ाम को तबाह कर रहे हैं। बेसिकली ये लप्पू भी इन्हीं के भांजे भतीजे हैं अफसरान के, ये इनके बेसिकली फ्रंट मैन है जो हमें लप्पू कितना कमा लेता होगा रोज? लप्पू मैं कह रहा हूँ अभी अफसरान से ज़्यादा कमा रहे हैं। क्या बात? लप्पू 4-5 लाख रुपए डेली कमा रहे हैं क्योंकि वो अफसरान को भी पूरा नहीं पहुंचाते ना, फ्रंट मैन है ना वो तो। वो कमाते लाख रुपए, अफसर को भी चूना लगा, उनको भी चूना लगा रहे हैं और आप लोगों को भी लगा रहे हैं। हम तो मजबूरन दे रहे हैं कि हमारे लप्पू की वजह से 45 लोग वैसे ही अपने लाइसेंस गवा बैठे। अब एक उसमें भी किरदार लप्पू का ही हुआ। देखिए ना एफआईआर में कह रहे हैं 3 प्राइवेट पर्सन, तो प्राइवेट पर्सन का काम क्या था कस्टम हाउस में? उसको एंट्री किसने दी? जो अप्रेजर तक वो गया, हम नहीं जा सकता, कस्टम एजेंट लाइसेंसी होते हुए अप्रेजर तक वो नहीं जा सकता, तो ये प्राइवेट बंदे कैसे पहुंच रहे थे? और ये क्या आज हुआ है? ये पिछले 10 साल से प्राइवेट लप्पू बैठे हुए। क्यों नहीं आप लोग कंप्लेन करते रहे? हम तो 10 दफा लिख के कर चुके हैं। आप लोगों के ऊपर बात आ गई, 45 लोग आपके आ गए, 150 मस्जिद आने वाले, तो आप लप्पू भी सामने आ गए। हमने पहली दफा इस्लाह सुनी कि लप्पू सामने आ गए। कस्टम एजेंट एसोसिएशन और ऑल पाकिस्तान ने सैकड़ों दफा लेटर लिख के कलेक्टरों को, चीफ कलेक्टरों को, तो सर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर देते, हमें भी पता चल जाता। हम नहीं चाहते थे कि हम ये जो हमारे कस्टम और एजेंट्स के जो मसले हैं हम उनको मीडिया में लाएं कि डिपार्टमेंट बदनाम हो। तो आज हम मजबूर हो गए हैं कि अब हमको गंदे कपड़े रोड पे धोने पड़ रहे हैं। ठीक हो गया आसिफ भाई, बहुत शुक्रिया, आपने सुन लिया जी। आज जो 45 लोगों के लाइसेंस जो कैंसिल होने में जो किरदार था वो लप्पू का था, और लप्पू जो काम कर गया वो हम आप और लोगों से जान लेते हैं कि ये लप्पू वाला जो काम हुआ उसने जो है मज़ीद 150-200 लोगों को जो है वो ख़तरे में डाल दिया है। देखते हैं जी ये कहानी कहाँ तक जाके निकलती है। आप यहाँ से किसी और से बात करते हैं, ज़रा आगे चलते हैं। चलिए जी, हमारे साथ इस वक्त ऑल पाकिस्तान कस्टम एजेंट एसोसिएशन के चेयरमैन सैफुल्लाह खान साहब मौजूद हैं। सैफ भाई, 2 दिन से बड़े ख़तरनाक बयानात आपकी जानिब से आ रहे हैं। पहले आपने कल बोला कि आपके लोग जो हैं वो मुलव्वस हैं, जो बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं, और आप लोग यानी आप लोगों से मुराद है चीफ कलेक्टर के सामने जाके आपने सारा जो चट्टा है ना वो खोल के रख दिया। फिर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपको लप्पू का जिक्र आ गया और हम लोगों से लप्पू पूछते फिर रहे हैं। समझ में ये आया जी लप्पू की वजह से जो है पहले वो 3 अंदर हो गए हैं, 45 लाइसेंस कैंसिल हो गए हैं और मज़ीद 150-200 के करीब होने जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपने अब 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। अब आप क्या लाएअमल होगा? ये लप्पू जो है वो सबको ले डूबा, पहले क्यों नहीं याद आया? इस लप्पू को पहले क्यों नहीं पकड़वा दिया गया?
बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, ये टर्मिनोलॉजी लप्पू की इस्तेमाल हो रही है पिछले 25 साल से। ये कस्टम अफसरान के साथ जो उनका जो राइट हैंड जो अनऑफिशियल जो बंदा होता है ना, जो सारे मामलात को डील करता है, वो उसका ड्राइवर भी होता है, उसका वहाँ पे सारे ज़ाती मसाइल देख रहा होता है, वो बेसिकली उसको लप्पू वो लोग खुद कहते हैं। सही है, वो लोग खुद उसको लप्पू कहते हैं, हम नहीं कहते, उन्होंने उसका नाम दिया हुआ है। और ये लप्पू आज कस्टम में फेस टेस्ट में तो नहीं, फेस टेस्ट से बाहर अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में भी चले जाएं तो अप्रेजर्स की यूज़र आईडी है लप्पुओं के पास होती है और एग्जामिनेशन रिपोर्ट वो लिख रहे होते हैं। क्या बात है, ठीक है, ये हकीकत है, इस पे कोई दूसरी राय नहीं। पढ़े लिखे लोग लप्पू पढ़े लिखे, लप्पू गाड़ियों पे आते हैं, विट्स के ऊपर आते हैं, अच्छा, सिविक के ऊपर आते हैं, तो आप उनसे अंदाजा कर लें। देखिए, कल जो मैं बात कर रहा था खतरनाक नहीं कर रहा था, मैं खबरनाक कर रहा था, खबरें दे रहा हूँ मैं तो आपको कि हमें आप कह रहे हैं ना कि हम करप्ट लोग हैं। भाई करप्शन का जो दिया है, करप्शन के बीच में ब्रिज का किरदार है आप लोगों का। लोग ये कहते हैं कि आप जो है वो पार्टी से लेके कस्टम एजेंट जो ऑफिसर है उसके बीच में आप लोग ब्रिज हैं। आप ये कह सकते हैं, कहने वाले का हम जबान नहीं रोक सकते। बात सीधी सी ये है कि अगर चले फॉर एग्जाम्पल आपकी बात मान ले तो भाई हमारा हाथ देने वाला है ना, लेने वाला हाथ होगा तो हम देंगे ना। लेने वाला हाथ ही हट जाए तो हम किसको देंगे? लेने वाला अगर हाथ ही हट जाए, देना ही क्यों है सर? वहीं पे मैं आ रहा हूँ ना कि लेने वाले तो इनके लोग हैं ना। अब आप जो FIR जो कटी है उसका आप मतन देख लें, शोकास का मतन देख लें कि वो कह रहे हैं कि जी हमारे अप्रेजर ने आपसे डिमांड की। और प्राल के एक्स एम्प्लॉई, जूनियर एक्स एम्प्लॉई, वो मिलके उस सिस्टम को ब्रेक कर दिया उन्होंने, ब्रेक किया ना उन्होंने। ठीक है, जब ब्रेक किया तो ये कौन सा सिस्टम है भाई? अल्लाह के वास्ते इस मुल्क को बचाओ, इस मुल्क की इकोनॉमी को बचाओ, प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है उसको बचाओ, इस्टेब्लिशमेंट का जो विजन है उसको बचाओ। अच्छा, अगर 15 दिन के अंदर मजीद कोई लाइसेंस आपके कैंसिल हो गए आप ही के लोगों के, तो फिर क्या आप लोग जो प्रोफाइल आपसे मांगी गई थी, जो आप कह रहे हैं कि कस्टम वालों की प्रोफाइल आप बना के दे देंगे उनको, तो वो फिर आप सामने लाएंगे वो हजरात जो इस वक्त स्पीड मनी में मुलव्वस हैं कस्टम काम? देखिए, बात ये है कि स्पीड मनी नहीं, बहुत कुछ है। जब तंग आमद होगा तो फिर जंग आमद भी होगा। अगर हम तो देखें, हम फ्रंट फुट के ऊपर जाना नहीं चाह रहे, हम पुरअमन रहना चाह रहे हैं और हम अपनी ज़बान को बंद रखना चाह रहे हैं। वरना आप शीशे के घर में बैठ के दूसरे को पत्थर मारेंगे तो नुकसान होगा। और अगर आप हमारे बच्चों के मुंह से निवाला छीनेंगे तो भाई फिर हमसे भी जो हो सके हम बात करेंगे। क्या आगे लाएअमल क्या है, अदालत की तरफ रुख करेंगे या फिर इंतज़ार करेंगे खुद ब खुद जो चीफ कलेक्टर है वो आपको इंक्वायरी के बाद लाइसेंस बहाल कर दें? देखिए, हम अदालती भी जाएंगे, जो लीगल ऑप्शन है वो भी हम नहीं छोड़ेंगे और हम एहतजाज भी करते रहेंगे। ये तो अभी हम यहाँ भी कर रहे हैं ना, हो सकता है हम इस्लामाबाद भी चले जाएँ। इस्लामाबाद में कौन आसमान से उतरी मखलूक तो नहीं बैठी हुई है, कराची वाले बैठे हुए ना वहाँ पर, हम जाके उनसे रब्ता करेंगे। मेंबर कस्टम से कोई रब्ता 2 दिन के दरमियान? नहीं, मेंबर कस्टम से कोई रब्ता नहीं, हमने सिर्फ चीफ कलेक्टर तक रब्ता किया। अभी हम खुद रब्ता नहीं करेंगे, उनको ज़रूरत होगी वो रब्ता करें। ठीक हो गया जी, ये है आज का पूरा मामला जो हम आज चाह रहे थे। ये कस्टम एजेंट 2-3 से जो है वो सरापा एहतजाज है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इन्होंने 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। कस्टम के जो ऑल पाकिस्तान कस्टम एजेंट के जो चेयरमैन हैं सैफुल्ला साहब, वो कह रहे हैं कि अभी 15 दिन का वक्त दिया है, अगर उससे पहले ये चीज़ें सही नहीं हो जाती। जहाँ इन्होंने लप्पू का एक किरदार सामने लेके आए, वहीं वो लप्पू जो है आज सबको वड़ गया, जिसको कहते हैं कि वो तमाम वो 3 लोग जिनका लाइसेंस कैंसिल हुआ, जो कि उनका FIR में नाम आया, मज़ीद उसके बाद जो है 45 लोगों के उनको जवाज़ बना के उस FIR को उनके लाइसेंस मनसूख हुए। और मज़ीद अब ख़तरा ये लाक है कि 150 से 200 लोगों का कहा यह जा रहा है, अब ये अफवाह है कि उनके नाम पे ऊपर भी अब कुछ मनसूखी होने जा रही है। लेकिन 15 अफवाह है, ये अफवाह है, हमने ये पता भी किया था, ऐसा नहीं है। तमाम लोग मुतमईन हैं, जितने लोगों के नाम आए यही है, इसके अलावा कोई लोग नहीं है। ये भी अब इनका यही कहना है कि ये अफवाह है और तरीके से 15 दिन का टाइम दे दिया है। इसके अंदर जो इस वक्त पोर्ट के मामलात हैं वो चल रहे हैं, जिनकी GDs डाल दी गई हैं, उसका इंतज़ार किया जा रहा है। उसके बाद देखते हैं अब आगे का लाएअमल इनका क्या होता है। 15 दिन बाद क्या ये पोर्ट बंद हो जाएगा या ये इकनॉमी को एक बड़ा धचका लगेगा, ये 15 दिन के बाद ही पता चलेगा या उससे पहले इनके मामला तय हो जाएंगे। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।